अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की खेती में ड्रम सीडर यंत्र तकनीक है अधिक लाभकारी। आम की तुड़ाई और इसे कृत्रिम रूप से पकाने पर तकनीकी जानकारी। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। प्रदेश में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में धान का एक प्रमुख स्थान है और जैसा कि हमारे किसान भाइयों को इसकी नर्सरी डालने से रोपाई तक इसमें बहुत लागत खर्च और समय लगता है। इससे धान की फसल से नहीं मिलने वाला लाभ का जो दायरा है वो घटता जा रहा है। इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने धान की खेती में कई शोध किए और इन्हीं शोधों में उन्होंने सिंचित दशा एवं गीली जमीन के लिए ड्रम सीडर यंत्र को विकसित किया। तो इस यंत्र के प्रयोग से किसान भाई किस तरह करें धान की सीधी बुआई, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं वाराणसी के उप कृषि निदेशक पीयूष कुमार शर्मा। ड्रम सीडर जो है उससे धान के बीजों की सीधे बुआई हो जाती है। उसमें हम लोगों को नर्सरी की आवश्यकता नहीं किसान भाइयों को पड़ती है। ड्रम सीडर में लगभग 5 पंक्तियां बीज की लाइन जो है एक साथ बो देते हैं हम लोग और एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 0.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ के आसपास इसकी बुआई कर लेता है। ड्रम सीडर एक प्लास्टिक का बना यंत्र है जिसका भार लगभग 6 किलोग्राम होता है। इसमें 4 से 6 ड्रम लगे होते हैं जिसमें निश्चित दूरी पर छिद्र बने होते हैं जिससे सस्तुत दूरी पर बीजों की बुआई होती है और एक बार में 8 से 10 पंक्तियों में बुआई हो जाती है। इसमें खींचने के लिए एक हैंडल बना होता है जिसे पकड़कर खींचा जाता है। किसान भाइयों, आपने इस यंत्र के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस यंत्र का प्रयोग करें क्यों? तो किसान भाइयों, ड्रम सीडर से धान की बुआई करने पर नर्सरी और रुपाई पर होने वाला खर्चा बचता है। कम पानी में भी फसल की उचित बढ़वार होती है। ऊपरी जमीन जहां पर पानी जल्दी सूख जाता है वहां भी इस विधि से बुआई करने पर धान की अच्छी उपज मिलती है। इस विधि में देर से बुआई करने पर भी फसल की उचित बढ़वार होती है और उपज भी आशा के अनुरूप मिलती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितना हम रुपाई करके फसलों से उपज पाते हैं उतनी ही उपज इस विधि को भी अपनाकर ले सकते हैं। और इसकी बुआई के लिए ड्रम सीडर 1.25 मीटर का लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है बीज के लिए और इसमें बीज भरे जाते हैं। समानता बीज जो है 24 घंटे हम लोग पानी में भिगो के सुखा लेते हैं तो वो हल्का जर्मिनेशन उसमें हो जाता है तो उसको भर देते हैं इसमें और पंक्ति में ये बीज अपने आप लाइन में स्पेसिफाइड दूरी पर गिरते हैं। इस छेद उसमें इस तरह से बने होते हैं, दूरी मेंटेन रहती है लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट। इससे जो है हमको फसल जो है नर्सरी बुआई नहीं रोपाई नहीं करनी पड़ती, बुआई से ही हमारा काम चल जाता है। इसमें श्रम की बचत होती है और धन की भी बचत होती है। इस यंत्र से बुआई करने पर 1 एकड़ के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस विधि से बुआई के लिए कम अवधि की प्रजातियों का चयन करना होता है जो कि 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं। इसके लिए खेत में जो है ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए।
खेत समतल होना चाहिए। और उसमें एक चीज़ है, जैसे समतल होता है तो पानी आप लगाएंगे तो कहीं पानी का भराव नहीं होगा। पानी भराव होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और पानी में जैसे खेत में हल्का पानी हो, थोड़ी जिससे कहते हैं ना पैर थोड़ा सा धंसे, किचकिच थोड़ी सी हो। पडलिंग के द्वारा जब नर्सरी में बोते तो उसमें ज़्यादा पैर धंसता है और ज़्यादा श्रम और धन भी लगता है। इसमें खाली हल्की सिंचाई हो लेकिन खेत समतल हो तो ये बहुत आसानी से ये हमारा हो जाता है। इसके बाद इसमें सब पंक्ति से चूँकि बुआई होती है तो इसमें बाद में जो दवा छिड़कने का काम होता है वो पंक्ति में पौधे होने के कारण बड़ी आसानी भी हो जाती है। क्योंकि नर्सरी जब हम लोग बोते हैं तो पडलिंग व्यवस्था में ये है कि खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं। इस ऐसे खेतों में थोड़ा खरपतवार की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि खेत हमारा सीधे पंक्ति में बो दिया। इसके कारण हमको बाद में जो है दवा इसमें खरपतवार की डालनी होगी। इसके अतिरिक्त इस मशीन पे लगभग 1500 रुपये की सब्सिडी एक योजना में है और नूप योजना में 1500 की सब्सिडी है। नूप योजना है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल एंड पल्सेस। इस योजना में भी सब्सिडी है। सीडर की कीमत लगभग 5000 के आसपास होगी, 5-5.5 के। 1500 रुपये की सब्सिडी भी राज्य सरकार दे रही है। किसान भाई अगर ड्रम सीडर चाहते हैं तो ये ओपन मार्केट में भी मिल सकता है। ओपन मार्केट से भी लेकर के वो सब्सिडी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर या उप कृषि निदेशक जनपद के में होते हैं, उनके यहाँ ये क्लेम कर सकते हैं। उसका बिल वगैरह जमा होता है और एक सत्यापन होता है। उसके बाद उनको सब्सिडी उनके खाते में दे दी जाएगी। विभाग में भी चूंकि इस समय हम लोग का खरीफ का कार्यक्रम चल रहा है तो कभी कभी हम लोग के विभागीय लक्ष्य भी आते हैं, तो जनपदों में विभागीय लक्ष्य के अगेंस्ट डिप्टी डायरेक्टर मंगा करके किसानों को सुविधापूर्वक देने के लिए मंगा लेते हैं और देते हैं और सब्सिडी भी उनको चली जाती है खाते। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में आम की बागवानी बड़े क्षेत्रफल पर देखने को मिलती है और इस समय इसके फल बागों में फलों की तुड़ाई का कार्य चल रहा है। तो वो क्वालिटी युक्त फलों की प्राप्ति कैसे करें, इसके लिए तुड़ाई करते समय कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखें और वो तुड़ाई के बाद इन फलों को किस तरह से पकाएं जिससे उन्हें अच्छा बाजार भाव मिल सके, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय सेन चौधरी। किसान भाइयों, इस समय हमारे आम के बागों में फलत जो है पूरी तैयार है, उसकी तोड़ाई का समय आ रहा है और कुछ काश्तकार भाई जो है फलों की तोड़ाई जो है थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखें, फल मैच्योर होने के बाद जब राइप होने लगे, मतलब पकने की अवस्था आने लगे, उसमें कलर डेवलपमेंट जब शुरू हो जाए तभी फलों को जो है तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर राइप अगर नहीं होते हैं, मतलब उनकी परिपक्वता नहीं होती है ठीक तरीके से, तो देखा गया है कि उनका स्वाद अच्छा नहीं होता, कलर डेवलपमेंट नहीं अच्छा होता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के फलों को जो है तोड़ना चाहिए। और देखा गया है कि सबसे पहले बगीचे के अंदर बम्बई आता है, फिर बम्बई के ख़त्म होने के बाद दशहरी आता है और फिर उसके बाद लंगड़ा और चौसा की फसलें जो है खास करके जो है देखी गई हैं, इनको जो है तोड़ा जाता है। तो काश्तकार भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बगीचे से फल तोड़ते वक्त ये ध्यान रखें कि इस तरीके से फल तोड़ें कि ज़मीन पर गिरने न पाए, चोट नहीं लगने पाए। चोट अगर लग जाती है तो उनमें जो है फल ख़राब होने की आशंका रहती है और जब बाहर भेजते हैं तो फल ख़राब हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि फल तोड़ने के बाद फलों को जो है ग्रेडिंग हर हालत में करें। छोटे फल अलग कर दें, बड़े फल बिल्कुल अलग कर दें। मध्यम आकार के फल जो सामान्य रूप से बाज़ार में भेजे जाते हैं और जो दूर के मार्केट में भेजने हैं कि तो उनको अलग रखें। दूसरी बात यह और आती है कि फलों में देखा गया है कि कार्बाइड का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा काश्तकार हमारे कर रहे हैं।
हमारे कुछ बागवान और व्यापारी भाई अधिक लाभ प्राप्त करने की चाह में मनुष्य के स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर वो आम के फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड जैसी खतरनाक रसायन का प्रयोग करते हैं, जबकि यह रसायन भारत सरकार द्वारा 1954 में बने कानून प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट PFA 1955 के तहत कृत्रिम रूप से फल पकाने वाली तकनीक पर पाबंदी लगा चुकी है, क्योंकि इस दवा से पके हुए फलों का सेवन करने से इसका मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप उल्टी, सांस लेने में परेशानी, डायरिया, सीने में जलन तथा पेट संबंधी अन्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमारे जो भी बागवान या व्यापारी भाई कृत्रिम रूप से फल पकाने हेतु सुरक्षित एवं सही तकनीकियां जो सभी इथाइलिन आधारित हैं और ये रसायन संस्तुत ही नहीं बल्कि FDA अमेरिका द्वारा अपने देश में कृत्रिम फल पकाने वाले कारक के रूप में फूड एवं ड्रग्स शासन द्वारा 120/1016 अधिनियम के तहत अनुमोदित भी है, तो हमारे बागवान या व्यापारी भाई इथरेल या इथेफान का प्रयोग आम के फल को पकाने में कैसे करें, आइए जानते हैं। उसमें काश्तकारों को हमारे ध्यान रखना चाहिए, जो फल जो है आपने पौधों से जो है तोड़ लिए हैं उनकी ग्रेडिंग कर लिए और ग्रेडिंग करने के बाद उनको ट्रीटमेंट करने के लिए 0.6 ml से लेकर 1.8 ml तक 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलना है। कहने मतलब है 250 ppm से 750 ppm इथेरल का जो है घोल बनाना है और इसमें जो है घोलना है और इस घोल के अंदर 5 मिनट के लिए कम से कम आम के फलों को जो है उसमें डिप करना है और ये घोल हल्का सा गुनगुना पानी में जो है बनाएंगे, मतलब गुनगुने पानी में घोल को जो है अब ठीक तरीके से बना करके और उसको आम के फलों को 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए उसमें डिप रखेंगे और डिप करने के बाद उसको निकाल करके छायादार स्थान पर जो है ठीक तरीके से जब सूख जाए पानी, ठीक तरीके से सूखने के बाद फलों को पोंछ करके और फिर उनको पेपर में रैप करके मतलब लपेट करके और जिन बॉक्सों में चाहे प्लास्टिक के बॉक्स हैं या दफ्ती के बॉक्स हैं या लकड़ी के बॉक्स हैं उनमें पैक करके फिर बाजार में जो है उनको भेजने का कार्य करना चाहिए। और इथेरल ट्रीटमेंट से देखा यह गया है कि फल जो है एक तरफ से जो है ठीक तरीके से पकेंगे और जो रंग का जो कलर डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर रूप से अच्छा होता है और उससे देखा गया है कि इथेरिन गैस जो निकलती है उससे वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो हमारे बागवान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि कार्बाइड का प्रयोग कदाप न करें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक की कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित हल्की बारिश तथा इन क्षेत्रों की जलवायु को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस सप्ताह से धान की कम अवधि की उन्नत किस्मों जैसे गोविंद, पंत धान 6, VLK 39, VLK 85 आदि के साथ साथ मध्यम अवधि में पकने वाली मुख्य किस्मों जैसे पंत धान 10, पंत धान 12, पंत धान 11, पंत शंकर धान 1, नरेंद्र शंकर धान 2 आदि में से बीज उपलब्धता अनुसार किसी भी किस्म के प्रमाणित बीज की इस सप्ताह नर्सरी में बुआई करें। 1 एकड़ क्षेत्रफल में धान की रोपाई हेतु 14 से 15 किलोग्राम बीज नर्सरी में बोएं। ध्यान रखें कि बीज के अच्छे जमाव एवं धान की अधिक पैदावार लेने हेतु बीज किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। लेकिन यदि पिछले वर्ष तैयार घर का बीज बो रहे हों तब नर्सरी में बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। धान की मई माह के अंतिम सप्ताह में बोई लंबी अवधि की प्रजातियों की नर्सरी लगभग 20 से 25 दिनों की हो गई है। साथ ही इस सप्ताह बारिश होने की भी संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों की धान की
नर्सरी तैयार है वे संभावित वर्षा के साथ ही अपने सिंचाई के निजी साधनों का प्रयोग कर धीरे धीरे धान की रोपाई इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें। रोपाई से पूर्व 10-10 मीटर की दूरी पर लंबाई में खेत में मजबूत मेड़े बनाकर खेत में पानी भरें। फिर ट्रैक्टर चलित पडलर द्वारा इस प्रकार लेव लगाएं कि खेत समतल हो जाए, जिससे पानी समान रूप से खेत में फैल सके। लेव लगाने के बाद मृदा परीक्षण के आधार पर सुझाई गई उर्वरकों की संतुलित मात्रा दें। लेकिन जो किसान भाई किसी कारणवश मिट्टी की जांच न करवा पाए हों, वो रोपाई से पूर्व 35 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से लेव लगे खेत में समान रूप से बखेर दें। इसके बाद पंक्तियों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखकर 2 से 3 पौधे प्रति हील की दर से रोपाई करें। धान की खड़ी नर्सरी में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देते ही 5 ग्राम जिंक सल्फेट तथा 20 ग्राम यूरिया का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पहला छिड़काव तुरंत करें और इसके 10 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव करें। ऐसा करने से मुख्य फसल में खैरा रोग नहीं लगेगा। संभावित बारिश के मद्देनजर नर्सरी में सिंचाई न करें। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की दशा में मक्का की अनाज उत्पादन के इच्छुक किसान भाई उचित मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह से मक्का की बुआई करें। संभावित बारिश के कारण पलेवा न करें, लेकिन ध्यान रखें कि बुआई हेतु मक्का की अधिक पैदावार देने वाली मक्का की मुख्य किस्में जैसे संकर किस्मों में गंगा 2, गंगा 5, पंत संकर मक्का 1, पुसा हाइब्रिड 1, पुसा हाइब्रिड 2 तथा संकुल किस्मों में गौरव, प्रगति, अमर या सूर्या में से किसी किस्म का चुनाव करें एवं प्रमाणित बीज ही बोएं। इसके अलावा किसान भाई अरहर, दाने हेतु ज्वार एवं बाजरा की अगले सप्ताह से बुआई प्रारंभ करने हेतु उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर लें। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों में मानस, पारस, जागृति, टाइप 21, यूपी AS 120 आदि प्रमुख हैं। अरहर की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण हेतु यह आवश्यक है कि किसान भाई राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। इस हेतु 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट को प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें एवं बुआई के समय संतुलित पोषक तत्व देने हेतु 15 किलोग्राम यूरिया और 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से देने हेतु व्यवस्था कर लें। अगले सप्ताह से दाने वाली ज्वार हेतु उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था कर लें। इस हेतु ज्वार की दाने वाली CSH 13 या CSV 15, बाजरा की संकर किस्मों जैसे BK 560, PHB 141, MH 36 आदि तथा संकुल किस्मों में PHB 80, WCC 75 आदि के अलावा किसी क्षेत्रीय किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। जिन खेतों में इनकी बुआई करनी है उनमें संतुलित उर्वरक देने हेतु मृदा परीक्षण कराएं तथा उसी के आधार पर उर्वरकों की व्यवस्था कर लें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में ओल की उन्नत खेती कर अच्छा लाभ लिया जा सकता है और हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता थी उन्होंने इसकी बुआई मार्च-अप्रैल माह में कर दी थी। लेकिन जिन किसानों के पास उस समय सिंचाई जल की उपलब्धता नहीं थी वो खरीफ मौसम में ओल की बुआई कर सकते हैं। तो इस समय ओल की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें तथा इसकी बुआई की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ मनोज सिंह। ओल लगाने का सही और उचित समय आ गया है, क्योंकि प्री मानसून का जो बरसात होता है उस स्थिति में हम अपने खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके जुताई करके उसमें ओल लगाने के लिए हम अपना खेत में बढ़िया ढंग से उसको कैसे लगाया जाए उसके बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। ओल यानी सूरन से भरपूर उत्पादन लेना है तो जरूरी है कि इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन किया जाए। साथ ही प्रजातियों का चयन करते समय अपने क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखा जाए।
तो आइए कौन कौन सी प्रजातियां अपने राज्य में अच्छा उत्पादन देती हैं, आइए जानते हैं। ओल लगाने के लिए ओल को पहले अच्छे बीज का चुनाव करेंगे। इस क्षेत्र में गजेंद्र ओल को ज़्यादा लाभ कर रहता है, जिसे लोग मद्रासी ओल के नाम से भी जानते हैं, जो गला में कुनकुनाता कम है, कैल्शियम ऑक्जेलेट कम रहता है। और बीज का चुनाव होने के बाद हम उसमें ये देख लेंगे कटे फटे ना हो, उसमें कोई रोग ग्रसित ना हो, और बीज जहाँ से लें और वह अच्छे जगह का होना चाहिए। तो 1 डिसमिल में अगर एक टुकड़ा का वज़न आधा किलो रहा तो 35 किलोग्राम आपको बीज की ज़रूरत पड़ती है 1 डिसमिल में। 1 एकड़ में आपको 35 कुंतल की ज़रूरत पड़ेगी। 1 हेक्टेयर में आपको लगभग 80 से लेकर के 85 कुंतल आपका ओल लगेगा। ओल उसी जगह पर लगाएं जहां पर मिट्टी का ढलान हो और पानी वहां न लगता हो, पानी निकल जाए, जिसमें गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा हो, कार्बनिक प्रतिशत ज़्यादा हो। अगर शेडेड एरिया के लिए भी अच्छा है, या अगर आपका बागान है उसके अंदर में भी लगा सकते हैं इसको, ओल को जो है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है तथा अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। गजेंद्र ओल को लेकर के पहले हम उसको सीधे ऊपर से कट करेंगे, और जो उसका साइज लगभग 500 ग्राम का होना चाहिए, और ऊपर से ही कटिंग करेंगे जिसमें उसका मूलांकुर जो है सब में थोड़ा थोड़ा हिस्सा जाए। और उसमें फिर ओल को हम इकट्ठा कर लेंगे, और उसको उपचारित करने के लिए हम कच्चा गोबर ले लेंगे। 1 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम कच्चा गोबर, और उसमें 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बेबीस्टीन मिलाएंगे। तो बेबीस्टीन मिलाने से उसमें फफूंद जो नाशक है, जो उसमें फफूंद रहेंगे वो रुक जाएंगे। इस घोल में हम ओल के कटे हुए टुकड़ों को करीब आधा घंटा तक डुबाते हैं। डुबाने के बाद उसको छाया में छान करके रख देते हैं, सूख जाएगा। सूखने के बाद हम जो इसका स्पेसिंग है, लाइन से लाइन 75 सेंटीमीटर, पौध से पौध 75 सेंटीमीटर, तो उस स्पेसिंग पे गड्ढा खोदेंगे 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा। उस गड्ढे में हम सर्वप्रथम 3 किलोग्राम कंपोस्ट, अगर 3 किलो नहीं मिलता है तो लगभग हम 1.5 किलोग्राम कंपोस्ट का उपयोग करेंगे। उसके बाद कटे हुए टुकड़े का जो ऊपरी सिरा है उसको रखेंगे, और रखने के बाद उसमें हल्की मिट्टी गिराएंगे, और अगर संभव हो तो भूसी होता हो तो आप थोड़ी मात्रा में दे देंगे जिससे मिट्टी ढीला हो जाए। ढकने के बाद मल्चिंग के लिए आपके पास पूर्व फसलों का जो अवशेष बचा हो उससे उसको अच्छी तरह से ढक देंगे। उसको ढकने से क्या है कि वहाँ नमी बना रहेगा, खरपतवार नहीं निकलेगा, और हमारा पौधा जल्दी निकल आएगा। और आइए अब चर्चा करते हैं ओल की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन पर, क्योंकि अक्सर किसान यहाँ पर चूक कर जाते हैं, जिससे उत्पादन कम होता है। इसीलिए आप पोषक तत्वों का कितनी मात्रा में प्रयोग करें, आइए जानते हैं। रासायनिक उर्वरक के रूप में लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास, इसकी मात्रा आप पूरे खेत में देने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने खेत में एक गड्ढे पर, अगर आपके 17,777 पौधे हैं तो उसमें 750 ग्राम यूरिया, 750 ग्राम लगभग पोटास, और लगभग आपको 10 ग्राम के आसपास DAP लगेगा। तो यूरिया की मात्रा शुरू में आधा देते हैं और DAP और पोटास शुरू में पूरा दे देते हैं, और लगाने के बाद लगभग 45 से लेकर 55 दिन पर उसकी निकाई गुड़ाई पहली करना है, दूसरी निकाई गुड़ाई लगभग 85 से 90 दिन पर करना है। पहली निकाई गुड़ाई करने के बाद उसमें जो शेष नाइट्रोजन है लगभग आपका 7.5 ग्राम प्रति पौधा, तो उसको दे देंगे, तो आपका जो पौधा है वो 8 महीने में तैयार हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है राजपुरा जिला मेरठ के कृषक गजेंद्र यादव ने। यह हरे चारे द्वारा दुधारू पशुओं में होने वाली विषाक्तता से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गजेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
हरे चारा जब पानी वगैरह की कमी हो जाती है तो हरा चारा में विषाक्तता हो जाती है, जिससे पशु खाता है तो उसे बीमारी होती है। इस बीमारी को साइनाइड पॉइजनिंग कहते हैं। हरे चारे में साइनाइड पॉइजनिंग होती है। इससे कभी कभी चारा खा करके ब्लोटिंग होती है, अफरा हो जाता है, कभी कभी पशु मर जाता है। विषाक्तता इस समय बोई जाने वाली किसी भी हरे चारे वाली फसल में हो सकती है। आपने देखा होगा कि ज्वार, बाजरा या अन्य जो भी चारा वाली फसलें हैं, पानी की कमी से मुरझा जाती हैं। और यही फसल यदि आप काटकर अपने पशुओं को खिला देंगे तो इसका विषैला प्रभाव पशु पर देखने को मिलता है, जो कि घातक होता है। यदि आपका पशु विषाक्तता से प्रभावित हो गया है तो आप क्या करें? तो इसका भी इलाज हमारे यहाँ संभव है, किसी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर करके। और सोडियम थायोसल्फेट आता है, हम लोग इंट्रावेनस देते हैं और पशुओं को ठीक कर लेते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब चारा खिलाएं तो उसे धुल करके खिलाएं और ये कोशिश करें कि उस चारे की खेती खूब पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पानी की कमी न होने पाए चारा में, नहीं तो ये साइनाइड पॉइजनिंग का केस होता है, जिससे पशु कभी कभी मर भी जाता है। खेतों की सिंचाई करना चाहिए और उनको धुलाई करके खिलाना चाहिए, चारा काट करके खिलाना चाहिए। और उसके साथ पशुओं में ब्लोटिंग वगैरह की दवा, डाइजेस्टेंट मेडिसिन आती हैं, तमाम आती हैं, र्यूमेन बोलस वगैरह आता है, एनोरेक्सिया आता है, बोलस आता है, इनको साथ में देने से फिर ये बीमारी नहीं हो पाती है। इसके अलावा खेत में उचित नमी की दशा में चारे की कटाई करें। कटाई सुबह के समय करें और पशुपालक भाई अपने पशुओं को बासी चारा न खिलाएं। आप हरे चारे वाली फसलों में 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खरीफ के फसलों में कैसे करें समेकित खरपतवार प्रबंधन। मछली के बीज संचयन से पहले उसके तालाब का प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।